हाँ तो देखिए बच्चों, हिमालय अफवाह तंत्र हमारा चल रहा था, जिसमें से हम 2 पढ़ चुके हैं, गंगा और सिंधु अफवाह तंत्र। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये सभी हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। तो देखिए ये कहाँ से निकलती है, कितनी कहाँ पर भारत में पाई जाती है, कितने किलोमीटर बहती हैं, और इसके कुछ स्थानीय नाम भी हैं, किस क्षेत्र में इसको किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए विश्व में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र एक महत्वपूर्ण नदी तंत्र है। इसका उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी से मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग हिमनद से होता है। यह पूर्व दिशा की ओर बहती है। दक्षिणी तिब्बत के शुष्क व समतल मैदान में 1200 किलोमीटर चलने के बाद इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। देखिए कहाँ से निकल रही है ये ब्रह्मपुत्र नदी? कैलाश पर्वत श्रेणी से, कैलाश पर्वत श्रेणी से होकर निकलती है, मानसरोवर झील के निकट चीमा युंगडुंग हिमनद से निकलती है। उसके बाद किस दिशा में बहती है? पूर्व दिशा की ओर ये चलती है। फिर दक्षिणी तिब्बत, पूर्व में तिब्बत का भी कौन सा क्षेत्र है? दक्षिणी भाग में शुष्क व समतल मैदान में 1200 किलोमीटर चलने के बाद इसको किस नाम से जाना जाता है? सांगपो नाम से। इसके ऐसे क्षेत्रीय नाम बहुत सारे मिलेंगे। अभी इसका नाम, ब्रह्मपुत्र का नाम क्या है? सांगपो नाम, जिसका अर्थ होता है, देखिए सांगपो का क्या अर्थ है? जिसका अर्थ होता है शोधक। क्या अर्थ है? शोधक। तिब्बत में
रांगो सांगपो नामक एक सहायक नदी दाहिने तट पर मिलती हैं। कहाँ पर मिल रही है इसको? तिब्बत में ही दाहिने तट पर एक अन्य नदी कौन सी मिल रही है? रांगो सांगपो नदी। आगे बाएं तट पर इसे अन्य सहायक नदियां देखो, दिबांग, शिकांग, लोहित। नदियां मिलती हैं। इनसे मिलने के बाद इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार आगे चलकर इसे अन्य सहायक नदियां मिलती है। तो देखो पूर्व दिशा से बहकर आती है, फिर कहाँ जाती है? दक्षिणी तिब्बत के शुष्क में 1200 किलोमीटर चलने के बाद इसको सांगपो नाम से जाना गया। इसके बाद तिब्बत में इसको दूसरी एक और सहायक नदी मिलती है, रांगो सांगपो नामक नदी, जो कि कहाँ मिलती है? इसको दाहिने तट पर। आगे बाएं तट पर इनको अन्य सहायक 3 और नदियां मिली हैं, जिसमें है दिबांग, शिकांग और लोहित। इन तीनों नदियों के मिलने के बाद इसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। आगे चलते चलते इसको और अन्य सहायक नदियां मिलेंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। आगे देखो, असम में 750 किलोमीटर चलने के बाद इसे यमुना के
नाम से जाना जाता है। फिर यह दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है। इसके बाद फिर दक्षिण की ओर आती है। बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यहाँ इसे एक सहायक नदी तीस्ता नदी मिलती है। अंत में पद्मा नदी के साथ बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो देखिए असम की घाटियों में कितना चल रही है, 750 किलोमीटर चलने के बाद इसको किस नाम से जाना जा रहा है, यमुना के नाम से जाना जा रहा है। फिर ये दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है, दक्षिण पश्चिम से ये वापस फिर दक्षिण की ओर आती है और उसके बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और यहाँ पर इसको देखो एक और नदी, सहायक नदी मिलती है, तीस्ता नदी। और सबसे अंत में इसको पद्मा नदी मिलती है, जिसके साथ मिलकर के ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, यानी अपना जल विसर्जित कर देती है। अब इसकी कुछ अन्य विशेषताएं भी हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी बाढ़, मार्ग परिवर्तन, मैदानों में अपर्दन के कारण जानी जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसकी सभी सहायक नदियां बड़ी हैं। इनमें जल ग्रहण क्षेत्र अधिक होता है। ये सभी विशेषताएं ब्रह्मपुत्र नदी में पाई जाती हैं। तो देखो
यहाँ तो बंगाल की खाड़ी में ये इसने अपना जल विसर्जित कर दिया है। इसकी अच्छी कुछ अन्य विशेषताएं देखो, इसमें बाढ़ अधिक आती है, ये अपना मार्ग परिवर्तन अधिकतर करती रहती है और मैदानों में अपरदन होता है। ऐसा क्यों होता है ये सभी कारण? क्योंकि इसकी जो भी सहायक नदियाँ हैं सभी बड़ी हैं, इसलिए इनकी नदी द्रोणी भी बड़ी है और इनका जलग्रहण क्षेत्र भी अधिक है, इसके कारण इनमें बाढ़ आती रहती है। ये सभी विशेषताएं ब्रह्मपुत्र नदी की हैं। तो आज हमारा जो हिमालय अफवाह तंत्र था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे आगे, तो प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे।